हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर बायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर फोर्थ यूनिट का 12th चैप्टर है। फोर्थ यूनिट में सेकंड और वैसे बुक में आपका 12th चैप्टर है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दोनों इस यूनिट में दो ही चैप्टर हैं। एक चैप्टर की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अब ये सेकंड चैप्टर है और इसका मतलब वेटेज काफ़ी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करा था कि बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें कि कई सारी ब्रांचेस बायो की इंक्लूडेड होती हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और जिसके बेसिस पे हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी में इम्प्रूव बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके कुछ एडवांटेजेस या कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि जिन एप्लीकेशंस पे बायोटेक काम करती है या बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कि उस फील्ड में एडवांटेजेस क्रिएट होते हैं। जैसे थेरेपिक हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एग्रीकल्चर बेस पे हो सकते हैं ये, प्रोसेस्ड फूड है, बायो रेमिडिएशन है, वेस्ट ट्रीटमेंट है, एनर्जी प्रोडक्शन है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि ये वर्क करता है बायोटेक्नोलॉजी, और उसको क्या करा रहा है, इम्प्रूव करा रहा है। थेरेपी, हम थेरेपी दे सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। मेडिसिन फॉर्म हो रही हैं जिससे कि हम इम्प्रूव मेडिसिन हैं जो किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। डायग्नोज इजीली करा सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, रेमेडी बना सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं जो डेवलप फूड जिनका न्यूट्रिशन क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं। फिर उसी के बेस पे बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं जिसको कि हम बोलते हैं कि इस फील्ड में जो बायोटेक है वो वर्क कर रहा है। फर्स्ट इज द providing of providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or a pure enzyme। एक क्या कर रहा है, बेस्ट कैटलिस्ट इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं एक इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो माइक्रोब हो या फिर प्योर एंजाइम हो। इसी तरीके से ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू, जिसमें कि कैटलिस्ट क्या कर सके, वर्क कर सके, एक्ट कर सके। थर्ड, इसमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इस टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकता है, प्योरीफाई कर सकता है। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च एरिया है जिसमें वो वर्क कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसमें मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो अब हम इसमें टॉपिक लेते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे कि जिस ऑर्गेनिज्म में कोई फंक्शनल जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंट्रोड्यूस करके उस ऑर्गेनिज्म को एक इम्प्रूव बनाया जाता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने लिखा है, द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन फंक्शनल फॉरेन जीन एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड इनटू देयर जीनोम बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम अनदर स्पीशीज आर कॉल्ड द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में कोई भी फॉरेन जीन किसी दूसरी स्पीशीज से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और इंट्रोड्यूस करने के बाद वो एक इम्प्रूव क्वालिटी का, इम्प्रूव करेक्टर को लेकर जो हम कर रहे हैं वो उसमें फॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का। तो इसमें जीएमओ भी बोल सकते हैं आप इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए क्योंकि जीन्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहलाते हैं। और इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, माइक्रोब कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसमें दो कैटेगरी ले रहे हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो अब हम यहाँ पे इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स ले रहे हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी क्या हुए कि जिन एनिमल्स में हम डीएनए को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किसी भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एनिमल्स में, और वो एनिमल क्या हो रहा है, एक इम्प्रूव फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इसके अंदर हम
कोई भी फॉरेन जीन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं एनिमल्स में, तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन जाते हैं। और इसमें रैबिट, शीप और आपका माउस है ना, तो इस तरीके के एनिमल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। और 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो माइस हैं। कितने? 95%। 95% माइस जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो माइस के ऊपर करे जाते हैं। तो अब इसमें हमने सबसे पहले ट्रांसजेनिक शीप लिया है। तो जो ये एनिमल है, इसके फीमेल शीप में जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, उनके अंदर कुछ ह्यूमन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर मीन्स क्या हुआ कि जो हीमोफीलिया को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग को फॉर्म कर सकते हैं ये फैक्टर। तो ये इसके अंदर 9 जीन होता है जिसके अंदर एंटी हीमोफिलिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इस जीन को ह्यूमन के अंदर जो पेशेंट है हीमोफीलिया के, उनको अगर उनके अंदर ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उनके अंदर ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फैक्टर उनके मिल्क में सिक्रीट होता है। ये जो फैक्टर है 9 फैक्टर, ये उनके मिल्क में सिक्रीट होता है। और इस मिल्क को अगर वो इस शीप का मिल्क यूज करेंगे हीमोफिलिक पेशेंट, तो उनके अंदर ये जीन प्रेजेंट होगा और जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर है कि इनके अंदर कुछ बैक्टीरियल जीन्स होते हैं, बैक्टीरियल जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो बैक्टीरियल जीन्स क्या करते हैं, एंजाइम्स को कोड करते हैं। स्पेशली किस एंजाइम के लिए? अमीनो एसिड सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन अमीनो एसिड, जो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। तो ये अमीनो एसिड जो है वूल यील्डिंग में हाई, मतलब यील्डिंग प्रोडक्शन उसकी बढ़ा देता है। ठीक है, अगर ये एंजाइम उसमें प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो वूल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये 2 फैक्टर इस ट्रांसजेनिक में प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें ले रहे हैं ट्रांसजेनिक कॉर्ड। तो ये कॉर्ड जो है ट्रांसजेनिक है, इनके अंदर कुछ ह्यूमन जीन्स हैं जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ जीन्स हमने ऐसे लिए हैं, इंट्रोड्यूस कराए हैं, जो ह्यूमन के अंदर अगर ब्लड क्लॉट बन जाता है, ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाता है, तो उसको वो ये जीन क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और ये जीन जो है ये उसके मिल्क में सिक्रीट होते हैं। तो इसके लिए जिन पेशेंट्स में, जिन ह्यूमंस में ब्लड क्लॉट बन रहा है, ब्लड के क्लॉट्स बन गए हैं और उसको डिसॉल्व कराना है, तो उसको अगर ये मिल्क दिया जाए या इस मिल्क में से इन जीन्स को सेपरेट करके उस ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो क्या होगा, उनके अंदर ब्लड क्लॉट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेनली जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डिजीज से अफेक्टेड होते हैं ह्यूमंस, उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करा जाता है। इनके जीन्स को यूज करते हैं और इन जीन्स को उसके मिल्क से सेपरेट करके ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। कौन से पेशेंट्स में? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के पेशेंट्स में। तो उनके अंदर ब्लड क्लॉट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पे कॉमन रीजंस फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम लोग किन रीजंस की बेसिस पे हम डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट रीजन हमने यहाँ पे लिया है स्टडी फॉर ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। किसी भी जीन के रेगुलेशन की हम स्टडी करने के लिए उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना, तो उसमें हम लोग बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, बॉडी में उनका क्या फंक्शंस हैं, वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो इन सब चीजों की स्टडी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से इजिली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर लाइक द इंसुलिन। तो इंसुलिन की स्टडी हम ट्रांसजेनिक फॉर्म में इजीली कर सकते हैं, उसका फॉर्मेशन हम बना सकते हैं, इंसुलिन को कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। ठीक है, उसी तरह से हमने लिया है स्टडी ऑफ डिजीजेस। तो डिजीजेस की स्टडी के लिए जो ह्यूमन में डिजीज हैं, जीन्स के एब्सेंस होने से, डिलीशन होने से, ऐड होने से, कोई जेनेटिक कोड में चेंजेस आ रहा है, तो उससे क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं और उनमें क्या होता है, डिजीज क्रिएट हो जाती है। तो उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिजीज की स्टडी कर सकते हैं, उसको डायग्नोज और उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इस तरह के कई डेवलप्ड हैं ह्यूमन डिजीजेस जिसकी हम ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्ज़ाइमर्स डिजीज। इन डिजीज की हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकी हेल्प से स्टडी कर रहे हैं। फिर उसी तरीके से वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी में क्या होता है कि हम लोग
कोई भी वैक्सीन फॉर्म कर रहे हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, तो सबसे पहले उनका एक्सपेरिमेंट करा जाता है किसी पर्टिकुलर एनिमल में। तो सबसे ज्यादा जो मैंने पहले ही बताया अभी 95% जो है ट्रांसजेनिक माइस फॉर्म्ड होते हैं, डेवलप होते हैं, जिन पे कि सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करा जाता है। तो ट्रांसजेनिक माइस पे जो है सेफ वैक्सीन का जो भी ह्यूमन के लिए हम वैक्सीन यूज करते हैं, तो ट्रांसजेनिक माइस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पे डेवलप करा जाता है। ठीक है, और इसके लिए इस तरह की जैसे वैक्सीन है, लाइक पोलियो वैक्सीन हम फॉर्म कर सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। पोलियो वैक्सीन जो है इसी तरीके से बनी थी और उसका एक्सपेरिमेंट हमने पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे करा, उसके बाद उसको हमने ह्यूमन पे अप्लाई करा। उसी तरह से केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग है, तो हम किसी भी केमिकल की टेस्टिंग अगर हमें करनी है तो हम उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे करेंगे, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो जीन्स को कैरी कर रहे हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए सेंसिटिव होते हैं देन टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इसमें जो है जितने भी क्या नाम है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, केमिकल्स के बारे में देख रहे हैं, तो वो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे देख सकते हैं। तो इसमें जो है कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजिंग क्या है, वो कितने टाइम में कितना इफेक्ट दे रहा है, या कितने टाइम के लिए दे रहा है, वो सब हम किस में कर रहे हैं, केमिकल स्टडी टेस्टिंग के अंदर। तो ये किसके हेल्प से होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। तो अब इसमें हम फिफ्थ रीजन ले रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। हम किसी भी एनिमल में जीन्स को ट्रांसफर करा के जिस प्रोडक्ट को हमें फॉर्म करना है, जिस प्रोटीन को हमें फॉर्म करना है बॉडी के अंदर, वो हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करा के उस जीन से वो कोडिंग फॉर्म्ड होगी, वहां पे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि वो उस एनिमल के अंदर जो पहले चीज डेवलप नहीं थी, जो प्रोटीन पहले डेवलप नहीं था, उस प्रोटीन को हम वहां पर डेवलप करा सकते हैं और उसको एक नॉर्मल एनिमल से क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव बना सकते हैं। तो वो किसके अंदर आता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में। जो उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो उसका क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है ह्यूमन प्रोटीन। तो ह्यूमन प्रोटीन जिसके अंदर की क्या प्रेजेंट है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये यूज होता है कौन सी डिजीज में, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के अंदर जो एम्फीसीमा के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर ये वाला प्रोटीन दिया जाए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, उनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, या इसकी मेडिसिन्स या जिस बैक्टीरिया में या जिसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट है और उन पेशेंट्स में इन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो वो प्रोटीन अगर इनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उनको ये प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट मिल सकता है, उसका ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो ये प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम देखते हैं ट्रांसजेनिक काउ रोजी 1997 में डेवलप हुई थी, और जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए थे वो हुए थे लगभग 82 में, 1982 में ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो फॉर्म हुए थे वो लगभग 1982 में डेवलप होने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ट्रांसजेनिक काउ देख रहे हैं हम, रोजी काउ, तो इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है, इसकी जो मिल्क है वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन एनरिच्ड प्रोटीन। ह्यूमन एनरिच्ड प्रोटीन मिल्क। ठीक है, तो इस प्रोटीन के इस मिल्क के अंदर जो इसकी प्रोडक्शन है वो भी अच्छी होती है, लगभग होती है 2.4 ग्राम पर लीटर। 2.4 ग्राम पर लीटर इतना ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। और इसके मिल्क के अंदर अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन की मतलब कंसिस्ट होती है, अमाउंट अच्छी खासी होती है। क्या होता है, अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। इसके मिल्क में ये प्रेजेंट होता है अल्फा लैक्टेब्यूमिन। तो ये जो प्रोटीन है ये एक न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होता है, और जो ह्यूमन बेबी होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मल काउ के मिल्क में ये चीज नहीं मिल पाती है। तो ये इस वाली काउ के अंदर ये वाला मिल्क प्रेजेंट है। क्या अमाउंट, क्या चीज है इसकी, अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। और कितना मिल्क होता है इसका, 2.4 ग्राम पर लीटर।
तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्वेश्चंस इस पे पुटअप होते हैं मेनली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पर, और जो मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बताए हैं आपको, काउ और शिप, उसके ऊपर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।